हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइस, ये चैप्टर 9 कराने से पहले गाइस आपको ना जो चैप्टर 8 है ना ट्रिग्नोमेट्री, वो आता होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो नहीं भी आता ना, पर अगर वो आता होगा तो बहुत अच्छा परफेक्टली समझ आएगा आपको। ठीक है, अगर वो नहीं भी आता तो आपको ये वाले फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कराए थे। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। cos थीटा बेस अपॉन में हाइपो। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, जो मैंने आप मेरी क्लास देख लो, चैप्टर 8 की पहली क्लास हुई है। ठीक है, उसमें मैंने फॉर्मूला समझाए थे आपको। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा, ये सब मैंने समझाया हुआ है आपको। ठीक है, ये फॉर्मूलाज कैसे आए। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। cos थीटा बेस अपॉन में हाइपो। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो ये सब आपको लर्न होने चाहिए इस चैप्टर के लिए, वरना चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, और क्या लर्न होना चाहिए इसमें? इसमें होना चाहिए और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरी अलग से एक वीडियो भी बनी हुई है कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल में जाके। ठीक है, तो ये गाइस, ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। एक जो मैंने अभी आपको रिजल्ट दिखाया है, वो वाला फॉर्मूलाज, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये इस चैप्टर में होंगी ही होंगी यूज़। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, यहाँ तक कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है जैसे कह रहा है कोई वर्टिकल पोल है। ठीक है, कोई ये वर्टिकल पोल है। ठीक है, उस पोल पे कह रहा है कि हमारा सर्कस आर्टिस्ट है ना, वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, रोप हमारी ऐसे बनी हुई है। ठीक है, वो उसके ऊपर चढ़ रहा है ऐसे, एक सर्कस आर्टिस्ट, वो इस वर्टिकल पोल पे बंधी हुई है। ठीक है, यहाँ तक ये कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे मैंने बना दी। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है वो। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। कह रहा है कि पोल की हाइट निकालो, एक तो ये निकालना है हमें। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप। एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप है हमारी, ये हमारा वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल। ठीक है, तो ये हमारी रोप है। तो कह रहा है कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो ग्राउंड है ना, ये हमारा ग्राउंड होता है जिस पे बन रहा है। तो ये कह रहा है कि जो ये रोप है ना, वो 30 डिग्री एंगल बना रही है ग्राउंड से। तो मैंने इतना बना दिया। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल निकालनी है, बस हमें ये निकालना है। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, अब आप एक सेकंड में कर लोगे अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है और वो फॉर्मूलाज पता है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का। ठीक है, अब देखो कैसे यूज होंगी। देखो, सबसे पहले मेरे को पता है, इसको मैं सबसे पहले ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, अब मेरे को पता है, मेरे को दिया क्या हुआ है, मेरे को दिया हुआ है 20 मीटर लॉन्ग रोप है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये रोप कितनी हुई? 20 मीटर। ठीक है, रोप तो हमारी 20 मीटर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद मुझे निकालना क्या है? ये निकालना है। अब मैं दिमाग से सोचूंगा कि मेरा इसमें ये तो हमारा परपेंडिकुलर है। देखो, जो वर्टिकल होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वर्टिकल बोल बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होता है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो मुझे परपेंडिकुलर होता है। मैंने कहा कि एक ये हमारा परपेंडिकुलर है, एक ये हमारा हाइपो है। ठीक है, मैंने कहा इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। मुझे याद आ गया कि मेरे को पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। मुझे फॉर्मूला पता है इसका। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। अब थीटा क्या है? साइन थीटा इधर ये है। ठीक है, थीटा है 30 डिग्री। तो साइन थीटा की जगह मैं 30 डिग्री डाल दूंगा, बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, थीटा की जगह 30 डिग्री डाल दूंगा और परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर डाल दूंगा। मैंने आपको बताया हुआ थीटा के सामने वाला एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है गाइस, चैप्टर 8 तो जरूर से कर लें। ठीक है, वो आपको 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। तो चैप्टर 8 जरूर आना चाहिए आपको, वरना आप बहुत मतलब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ये। ठीक है, ए बी अपॉन में हाइपो। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, हाइपो क्या है हमारी? ये 20 मीटर ए सी। ठीक है, अभी फॉर्मूला से लिखते हैं बस ये। तो अब क्या करेंगे, ए बी की जगह मैं डाल दूंगा ए बी रहेगा। ए बी को मुझे वैल्यू निकालनी है, और ए सी की जगह 20 डाल दूंगा। ठीक है, और साइन 30 की जगह क्या डालूंगा? साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2। देखो इससे
साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ से मेरे को तो लर्न है सारी, ये बिल्कुल टिप टू टिप, आपको भी लर्न होनी चाहिए। साइन 30 की जगह मैंने 1/2 डाल दिया, ठीक है। तो अब ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू 20 को ऊपर ले जाऊंगा, 1/2 एंड 2 में 20, 2 10 20, दैट्स इट, ए बी इज इक्वल टू 10 आंसर। अभी मीटर जरूर लगाएंगे इसके पीछे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में 20 मीटर रोक दिया हुआ, तो आंसर में मीटर में आएगा, ठीक है। मीटर नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया, तो हमारा ए बी आ गया। बस ये निकालना था हमें, वर्टिकल पोल की लेंथ ही तो निकालनी थी, हमारी वर्टिकल पोल ए बी है, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इस पूरी एक्सरसाइज में यही वाला फॉर्मूला ही यूज होगा, ठीक है। पी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले, ये मैंने आपको बताया हुआ है कैसे लर्न करते हैं, ठीक है। पहले वाला क्या होता है, साइन थीटा, दूसरे वाला का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तीसरे वाला फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, ठीक है। ये वाला साइन थीटा का, सेकंड वाला बी अपॉन में एच कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, ठीक है। बस ये लर्न होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज लर्न होने चाहिए, ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब देखो गाइज, एक और चीज़ इस चैप्टर में याद रखनी है, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर 8 में भी बताई थी ये बात, कि हमें परपेंडिकुलर जो बेस होता है ना, ये इधर तो ये परपेंडिकुलर ये बेस दिख रहा है मुझे, पर ये कई बार जब हमारे एंगल ये वाला होता है ना, अब जैसे हमारा एंगल ये वाला हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हिसाब से निकालना है मुझे, ठीक है। तो इस वाले एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर पता क्या होगा, इस वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर होता क्या है, जिस 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 थीटा के हिसाब से हम निकाल रहे होते हैं ना परपेंडिकुलर, उस थीटा से वो टच नहीं करनी चाहिए लाइन, ठीक है। अब इस वाले अभी हमने इस वाले 30 डिग्री एंगल के हिसाब से निकाला, साइन 30 डिग्री के हिसाब से निकाला, पर हमें ये दिया होता है यहाँ पे साइन 45, ठीक है। इसके हिसाब से निकालो कि ये वर्टिकल पोल की लेंथ क्या है, ठीक है, इसकी लेंथ, तो इसके हिसाब से लगाती, क्योंकि इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर होगा ये वाला, और 30 डिग्री के हिसाब से तो परपेंडिकुलर ये वाला। अब ये निकालते कैसे हैं कि जो जिस एंगल से जो भी लाइन टच नहीं कर रही होती, ठीक है, जो भी ये एंगल हमारा, अब इससे कौन सी लाइन टच नहीं कर रही, ये वाली भी टच कर रही है, ये वाली भी टच कर रही है, पर जो टच नहीं कर रही वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली परपेंडिकुलर होगी। अब इस वाले एंगल से कौन सी लाइन टच नहीं कर रही थी, ये वाली लाइन टच नहीं कर रही थी, तो ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। हाइपो तो हमें क्लियर दिख ही जाता है, हाइपो टेढ़ा होता है, बाकी ये परपेंडिकुलर होगी, तो बची वाली क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, ठीक है। कह रहा है कोई एक ट्री है, ठीक है, एक कोई ट्री है, ठीक है, ये कोई ट्री है, ठीक है, यहाँ तक है ये ट्री, ठीक है। वो कह रहा है जब कोई तूफान आया ना तो वो ट्री गिर गया, ठीक है, बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। तो अब ये ट्री यहाँ से कट के गिर गया, तो ये ना ऐसे गिर गया ग्राउंड पे, ठीक है, गिर गया ग्राउंड पे, एंड कह रहा है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो ये जब गिरा ना तो कह रहा है कि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बनाने लग गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। थोड़ा ना इसको फिगर को बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, ग्राउंड को थोड़ा नीचे रह गया ना उसमें। तो जब ये पेड़ गिरा तो ऐसे गिर गया, तो एंगल क्या बन गया, 30 डिग्री, ठीक है, ग्राउंड से यहाँ तक कह रहा है। फिर कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, फुट ऑफ द ट्री क्या है ये, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। कह रहा है जो इसके बीच और जो पेड़ गिरा है ना ग्राउंड में, उसके बीच का डिस्टेंस कह रहा है, वो डिस्टेंस है 8 मीटर, ठीक है, ये 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब हमें ट्री की हाइट निकालनी है, मतलब कि हमें ये ये पूरा निकालना, हाइट असली ट्री की तो ये थी पूरी, जैसे ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, और इस पॉइंट को डी ले लिया, पर असली हाइट क्या थी ट्री की, बी डी, ये पूरी हाइट थी ट्री की। अब इतना वाला पार्ट गिर के ऐसे नीचे गिर गया यहाँ पे, ठीक है, और हमें ट्री की हाइट तो पूरी निकालनी पड़ेगी। और ट्री की हाइट पूरी पूरी कैसे निकालूंगा, देखो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट AC के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो नीचे गिरा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये वाला पार्ट ही तो ऐसे नीचे गिरा है, ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसे नीचे गिरा है, तो ये AC और AD तो इक्वल ही होगा, तो हम AC निकाल लेंगे AD की जगह, ठीक है। तो मतलब मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड निकाल लूँ तो मेरा आ जाएगा हाइट, इन दोनों की हाइट प्लस कर दूंगा तो ट्री की हाइट आ जाएगी। अब देखो कैसे करूँगा, बहुत ईजीली करूँगा। देखो अब मुझे पता है कि मुझे ये दिया हुआ है, ये वाली साइड दी हुई है और ये वाला एंगल दिया हुआ है,
तो परपेंडिकुलर तो ये वाला हो गया हमारा ए बी वाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे निकालना है, सबसे पहले मैं ये वाली साइड निकालता हूँ, तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ले लेता हूँ वाई, ए सी को। तो अब देखो कैसे करूँगा। अब मैंने सोचा कि इसमें जो हमें दिया हुआ है ना, उसमें और जो निकालना होता है उसमें रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। हमें दिया गया हुआ है 8 मीटर, ठीक है, बी सी दिया हुआ है हमें, तो इस जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसमें रिलेशन बनाते हैं। तो मैंने सोचा इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। मैंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, ये देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर में बेस। तो मैंने लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा एक्स, और बेस क्या है हमारा 8, ठीक है। तो टेन थीटा की जगह क्या है हमारा 30 डिग्री, तो टेन थर्टी इज इक्वल टू कितना हो गया x/8, ठीक है। सबसे पहले गाइस जब क्वेश्चन शुरू करेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि लेट ए बी, हमने इसको x लिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स और ए सी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। हम हमेशा क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि बोर्ड में किसी को कुछ नहीं आता, हमें उसको सब कुछ समझाना है, ठीक है, वरना वो नंबर काट लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स और ए सी इज इक्वल टू वाई। तो टेन थर्टी इज इक्वल टू x/8 आ गया हमारा। अब टेन थर्टी क्या होता है, टेन टेन थर्टी मुझे पता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, चाहे आप देख लो, ये लो, टेन थर्टी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो टेन थर्टी की जगह मैंने 1/√3 लिख दिया, इज इक्वल टू x/8, ऐसे कैसी। एक्स की वैल्यू मैं निकालता हूँ, सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 8 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 8/√3, ठीक है। अब गाइस एक चीज़ याद रख लो, कभी भी हम ना √3 को नीचे नहीं रखते, कभी भी हम √3 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम इस √3 को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जब भी नीचे √3 हो ना, तो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर होता हमारा x/√2 होता, तो मैं √2 इंटू √2 कर देता, √2/√2, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते। नीचे वाला जो टर्म होता है ना उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इज इक्वल टू 8√3 बाय, अब √3 इंटू √3 क्या होता है, मैंने आपको बताया था, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स हमेशा एक्स होता है, ठीक है। तो √3 इंटू में √3 कितना होगा 3, ठीक है। तो √3 इंटू में √3 3 हो गया, तो ये होगी हमारी 8√3/3, ठीक है। अब ऐसे ही वाई की वैल्यू निकालूंगा। और वाई की वैल्यू कैसे निकालूंगा, अब मैं सोचूंगा सबसे पहले कि मेरे को अब जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है और ये मेरा हाइपो है। तो मुझे याद आया बेस अपॉन में हाइपो किसका फॉर्मूला होता है, ये देखो बेस अपॉन में हाइपो कॉस थीटा, बेस अपॉन में हाइपो कॉस थीटा, तो मुझे याद है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपो होता है। तो मुझे दिया हुआ है और जो निकालना है उसके बीच में रिलेशन क्या हो रहा है, बेस और हाइपो, बेस अपॉन में हाइपो, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपो। तो बेस अपॉन में हाइपो क्या आएगा हमारा, बेस क्या है हमारा 8 मीटर, अपॉन में हाइपो हमें निकालनी है वाई, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 इज इक्वल टू 8/y। तो y कितना आ गया हमारा, तो इस y को इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इस साइड चला जाएगा, क्या आ जाएगा ये √3/2 y इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो y क्या आ जाएगा यहाँ से y आ जाएगा y इज इक्वल टू 8, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 8 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, ठीक है। ये आ गया हमारा 8, कितना आ गया ये आ गया हमारा 8×2 = 16, y इज इक्वल टू 16/√3, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब मैंने कहा √3 के नीचे नहीं लिखते हम कभी भी, ठीक है, तो √3 से √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे हम शम कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया y इज इक्वल टू 16√3 बाय √3 इंटू √3 कितना हुआ 3, ठीक है। अब देखो हमारी x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x थी है, और y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ ट्री, तो एक्स और वाई को प्लस कर देंगे, मैंने आपको बताया था इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स कितना है हमारा
8√3/3 प्लस y कितना है 16√3/3। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। 24√3/3, 3 8 से 24 कट गया ये। तो कितना आंसर आ गया हमारा 8√3। मीटर जरूर लिखना है एंड में, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8√3 आंसर, ठीक है। दैट्स इट, इजी था क्वेश्चन ये, ठीक है। तो गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड का कह रहा है हमारा, कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, ठीक है। कह रहा है कि एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करता है कि 2 स्लाइड्स बनाए पार्क में। जैसे वो स्लाइड्स नहीं होती हमारी, जो हम जो झूला झूलते हैं ऐसे, जिसपे सीढ़ी लगी होती है और ऐसे होता है वो। कह रहा है ऐसी 2 स्लाइड्स बनाने को सोच रहा है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। कह रहा है जो जो चिल्ड्रन 5 साल से छोटे हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन 5 साल से छोटे हैं उनके लिए 1.5 मीटर की स्लाइड होगी, ठीक है। ये 1.5 मीटर की हाइट पे स्लाइड होगी, ठीक है। तो ये मैंने स्लाइड बना दी अब, ठीक है। ये 1.5 मीटर की हाइट तक के बच्चों के लिए है, जो जो 5 ईयर्स से कम है, ठीक है। 1.5 मीटर इसकी हाइट है और जो बच्चे 5 साल से कम है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि आगे एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो ये इंक्लाइंड हो रही है ना, ये इंक्लाइंड हो रही है वो 30 डिग्री एंगल पे हो रही है, ठीक है। जितना क्वेश्चन कह रहा है इतना मैंने भी बना दिया, टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। कह रहा है कि जो ये तो 5 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए। कह रहा है जो कई बार बड़े बच्चे भी झूलते हैं, तो कह रहा है जो बड़े बच्चे हैं ना, उनके लिए थोड़ी बड़ी बड़ी स्लाइड्स बनाएंगे। कह रहा है कि शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ये हाइट 3 मीटर की होगी एल्डर बच्चों के लिए, ठीक है। एल्डर बच्चों के लिए हाइट 3 मीटर की होगी एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसका एंगल क्या होगा, कह रहा है वो इंक्लाइंड होगी 60 डिग्री एंगल पे टू द ग्राउंड। तो मैंने ये ऐसे बना दिया, ग्राउंड है हमारा, ये इसका ये भी ग्राउंड है, ठीक है। इतना बना दिया, जो क्वेश्चन कह रहा था उतना मैंने कर दिया। फिर कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब दोनों केसेस में लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है मैंने। मतलब स्लाइड क्या है हमारी, ये वाली और ये वाली, मतलब हमें ये निकालनी है और ये निकालनी है, ठीक है। दैट्स सो सिंपल। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, ई और ये एफ, ठीक है। अब देखो कैसे निकालूंगा मैं ये। अब मुझे पता है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि उन दोनों में रिलेशन बनाते हैं। एक तो जो हमें दिया होता है उसमें रिलेशन, और जो निकालना होता है उसमें रिलेशन बनाना होता है। अब मैंने कहा कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये चीज हमारी हाइपो है। तो परपेंडिकुलर और हाइपो में हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, यही वाला, पी बी पंडित बद्री प्रसाद अपन में हर हर बोले, ठीक है। ये हर जगह लिख लेना, ठीक है। अब मैंने सोच देखा कि परपेंडिकुलर और हाइपो में मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपो में मेरा साइन थीटा यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं बस यही ऐसे मैं निकाल देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। बस हमें उसी उसी के बीच में रिलेशन बनाना होता है। जो एक तो हमें जो नहीं दी, मतलब जो हमें दिया होता है एक तो वो, और एक जो हमें निकालना होता है, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच में तीसरी साइड नहीं, कुछ इसको नहीं लेना होता, ठीक है ना। एक जो हमें दिया होता है और एक जो हमें निकालना होता है, उसके बीच में रिलेशन बस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो आ गया। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1.5, ठीक है। और हाइपो कितनी है हमारी, हाइपो हमें निकालनी है AC, ठीक है। और थीटा की जगह मैं साइन 30 लिख दूंगा, क्योंकि थीटा तो हमारा साइन 30 है ना, 30 है थीटा, जो 30 इज इक्वल टू 1.5 बाई AC, ठीक है। थीटा की जगह मैंने 30 लिख दिया। तो साइन 30 क्या होता है, और साइन 30 होता है, मैंने आपको बताया था, साइन 30 देखो क्या होगा, साइन 30 1/2, ठीक है। ये तो बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। ये बस मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि 1/2 ही होता है, ठीक है। वरना ये तो अब तक तो आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि आपने 8 चैप्टर कर लिया होगा। अब तक तो बिल्कुल लर्न होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। साइन 30 क्या होता है हमारा 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई AC। तो AC कितना आ जाएगा, AC इधर से मैं निकाल लूंगा, AC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, AC ऊपर चला गया, AC इंटू में 1 हो गया, और इधर क्या आ गया 1.5 इंटू में 2, AC कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। दैट्स इट, 3 मीटर होगा, ठीक है। ये मीटर और सेंटीमीटर का जरूर ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिखता, ठीक है, वरना इसके मार्क्स कट जाते हैं। अब ऐसे ही इसके साथ करूंगा। देखो मैंने सोचा कि इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये परपेंडिकुलर या हाइपो है, वही सेम हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइप। परपेंडिकुलर कितना है 3, और हाइपो कितना है हमारा निकालना है हमें, DF,
ठीक है। तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है हमारा √3/2, ठीक है। ये सब मुझे लर्न है। अब आपको तो ये देख लो, साइन 60 √3/2 है, देख लो साइन 60 √3/2, ठीक है। तो √3/2 इज इक्वल टू 3/df। अब df क्या आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, df ऊपर चला जाएगा, df इंटू में √3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आ गया, df इज इक्वल टू df इंटू में √3 इज इक्वल टू 6। तो df क्या आ गया हमारा, df इज इक्वल टू 6/√3, ठीक है। इतना हो गया हमारा। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी √3 नहीं लिखना डिनोमिनेटर में, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 अपॉन में √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया हमारा 6√3 डिवाइड बाई 3, 3 से 2 कट गया ये, तो आंसर में क्या आ गया 2√3। दैट्स इट, हमारा आंसर ये, ठीक है। एक ही आंसर और एक ही आंसर, यहाँ पे मीटर जरूर लगा देना, ठीक है। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, डीएफ भी आ गई, ये वाली स्लाइड भी आ गई हमारी, और ये एसी भी आ गया हमारा। बस दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब बात देखते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है बस एक, मैंने एक चीज आपको बतानी थी, वो शायद मैं भूल गया बताना। अब देखो बस, तीन हमारी टर्म होती हैं, एक होता है मतलब 3 या 4 टर्म होती है, एलिवेशन, ठीक है, एक एलिवेशन होता है, एक हमारा डिप्रेशन होता है, ठीक है। इस चैप्टर में ये टर्म्स यूज होती हैं। और एक इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन हमारा थर्ड क्वेश्चन में भी यूज हुआ था, बताता हूँ, ठीक है। एक होता है डिक्लिनेशन। अब बस एलिवेशन और डिप्रेशन, ये पहले पहले ये था, एलिवेशन और इंक्लिनेशन। एलिवेशन होता है जैसे हम इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हम कहीं देख रहे हैं, जैसे ये कोई टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है, ठीक है। इस हम नीचे ग्राउंड से जब किसी पॉइंट को देख रहे हैं ना ऊपर, तो होता है एलिवेशन, ठीक है, होता है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एलिवेशन एंगल है, ठीक है। ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हम नीचे से देख रहे होते हैं ना ऊपर टावर की तरफ, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे जो एंगल बनता है, ठीक है। और उसी को जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक ही बात है, और ये भी एक ही बात है, डिप्रेशन और डिक्लिनेशन। और डिप्रेशन और डिक्लिनेशन क्या होता है, जैसे देखो, अब हम ये कोई टावर पे खड़े हैं, ऊपर खड़े हैं, ठीक है। अब हम ये कोई टावर पे खड़े हैं और हम नीचे कहीं जमीन पे देख रहे हैं, ठीक है। अब हम नीचे कहीं, कोई ये पॉइंट है यहाँ पे, कोई पत्थर पड़ा है यहाँ पे, हम उस टावर से इस पत्थर पे देख रहे हैं, तो ये कोई एंगल बनेगा हमारा, ये हमारा एंगल बनेगा। तो जो जहाँ से हम देख रहे हैं ना उसके सामने हमने ऐसे सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है, जहाँ से हम देख रहे हैं। और जो ये एंगल बन रहा है नीचे, वो सीधी लाइन खींच देनी है जिस पत्थर को हम देख रहे हैं। तो ये एंगल जो होता है ना हमारा, ये वाला एंगल, ये होता है डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन या डिक्लिनेशन एक ही बात है, ठीक है। समझ आइए, दोबारा बता देता हूँ। जो हम ग्राउंड से देख रहे होते हैं ऊपर, जो नीचे एंगल बनता है ना, नीचे एंगल बनता है, ये इसके सामने भी हमने ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो नीचे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जो हम ऊपर से देख रहे होते हैं नीचे किसी पत्थर की तरफ या किसी भी चीज की तरफ, तो वहां पे जो एंगल बनता है वो डिप्रेशन बनता है, ठीक है। उसके सामने ऐसे सीधी लाइन खींच देते हैं और उससे जोड़ देते हैं ऐसे एंगल, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये गाइस इस एक्सरसाइज में यूज होगा, ये शायद मैं बताना भूल गया था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है ये कोई टावर है, ठीक है। तो इसका कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट टू द ग्राउंड। एक ग्राउंड से कह रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारा, ये फिगर बना लेते हैं पहले, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और जैसे ये देखो, ये हमारा टावर था, ठीक है। कह रहा है कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, वो जो टावर का जो फुट है ना उससे 30 मीटर अवे है, तो हमने ये लाइन खींची, उसको कह दिया 30 मीटर, ठीक है। ये टावर का फुट है और उससे जो पॉइंट है उसकी कह रहे हैं दूरी 30 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो अब देखो, अब बस पूरा क्वेश्चन एकदम से पढ़ोगे ना तो उससे पता लग रहा है कि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 30 डिग्री है, ठीक है। देखो दिया हुआ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब पॉइंट ऑन द ग्राउंड और टॉप ऑफ द टावर से जो नीचे ग्राउंड से जो हम ऊपर देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
मतलब हमें यही निकालनी है। दैट्स सो इजी। अब देखो कैसे, अब हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना है, इसके बीच में और इसके बीच में। अब देखो, अब हमें सोचना है कि इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा। अब देखो, ये है परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में हमारा क्या रिलेशन होगा, तो हम पता लगाएंगे। देखो, परपेंडिकुलर और बेस, ये रहा परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस ये हमारा टेन थीटा होता है, ठीक है, ये हमारा टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी, ठीक है, ए बी है ना, ए और बी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बी, बी बेस कितना है हमारा 30 मीटर, ठीक है, ऐसे लिखा। तो टेन थीटा क्या है हमारा, थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 30, ठीक है। अब देखो टेन 30 क्या होता है, टेन 30 मुझे पता है 1/√3 होता है, ठीक है। टेन 30 की जगह मैं 1/√3 लिख दूंगा, इज इक्वल टू ए बी बाय 30। तो ए बी कितना हो गया हमारा, ए बी हो जाएगा यहाँ से, ए बी 30 ऊपर ले जाएंगे हम, 30 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 30/√3। अब रूट नीचे रूट नहीं लिखना, मैंने बताया था आपको, तो रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया 30√3, ए बी इज इक्वल टू 30√3/√3 इंटू √3 3, 3 10 30। तो क्या आंसर आ गया हमारा 10√3। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है, ठीक है।